Hello everyone, this is my 10th lecture on indefinite integration. We are in type C1, that means still we are in method of substitution. ये method of substitution का ये एक extended part है जो हम आगे प्रॉब्लम के ज़रिए हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम कुछ स्पेशल टाइप देखते हैं। आपके सामने मैं लिखता हूँ बोर्ड पर कि इंटीग्रल ऑफ ऊपर साइन अगर x माइनस ए है, नीचे कॉस x प्लस बी, इस टाइप का, या ऊपर कॉस है, ऊपर x माइनस 3, नीचे साइन x प्लस 5, या फिर ऊपर सिर्फ साइन x और नीचे कॉस x माइनस ए। इस टाइप के दिखने वाले कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है आप समझ लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड यूज़ होता है जो मैंने बहुत पहले मेरे लेक्चर में बता दिया था, वो है एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसे एक्सप्रेस करना। तो ये जो x माइनस ए है यहाँ पर मुझे x प्लस बी जैसे बनाने का है, तो इस पोजीशन में मुझे x प्लस बी एडजस्ट करना है। कैसे, अब हम प्रॉब्लम में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं कंसेप्ट ही बताता हूँ सिर्फ। इस क्वेश्चन में साइन के अंदर x प्लस 5 है डिनोमिनेटर में, तो फिर मुझे ये x माइनस 3 को चेंज करके x प्लस 5 में कन्वर्ट करके आना चाहिए। उसके लिए जो एडजस्टमेंट करना पड़े वो करेंगे प्लस माइनस करके। यहाँ पर x है, नीचे x माइनस ए है, तो इसको चेंज करके x माइनस ए बनाना है। ओके, सो दिस इज द ओनली मेथड ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये कलेक्शन। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड, इंटीग्रल ऑफ साइन x प्लस ए अपॉन कॉस x माइनस बी। तो एज पर माई प्रीवियस सजेशन वी हैव टू कन्वर्ट x प्लस ए टू x माइनस बी। मुझे यहाँ पर x माइनस बी एडजस्ट करना है। कैसे देख लीजिए। सो दिस आई शुड राइट एज साइन ऑफ, अब कैसा है कि पहले x माइनस बी चाहिए तो वो ले सकते हैं, तो आई विल टेक x माइनस बी हियर। x माइनस बी लेने के बाद मुझे x प्लस ए मेंटेन करना है, तो माइनस बी को बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस बी देना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा जो लिया था वो बैलेंस हो गया, और आगे जो प्लस ए ऑलरेडी था मुझे वो भी देना पड़ेगा, तो प्लस ए। तो इस तरीके से ये एडजस्ट हो गया है डिनोमिनेटर x माइनस बी। कभी भी n को d जैसे एडजस्ट करने के लिए जो फैक्टर यहाँ है वो फैक्टर पहले ले लेना, लेने के बाद उसी को बैलेंस करना है। तो माइनस बी एक्स्ट्रा लिया था तो प्लस बी कर दिया, और जो ऑलरेडी था उसको मेंटेन करना है तो प्लस ए दे दिया। अब ये साइन के अंदर दो पार्ट है, ये दो पार्ट को इस तरीके से एक्सपांड करके लिखना है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा के, साइन एक्स माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस एक्स माइनस बी साइन ए प्लस बी। ये साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन है। देन वी हैव टू सेपरेट आउट इनटू टू मोर फैक्टर्स हियर लाइक दिस। हियर कॉस ए प्लस बी इज ए कांस्टेंट टर्म, इसके अंदर कोई भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। और साइन बाय कॉस यानी कि tan x माइनस बी, यहाँ पर कॉस एंड कॉस गेट कैंसल्ड एंड ओनली टर्म लेफ्ट इज साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में हम दो इंटीग्रल में स्प्लिट करने वाले हैं इस तरीके से। स्प्लिट करते वक्त जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर रखा गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज कांस्टेंट cos a plus b outside as it is, integral tan will be log of sec, तो log of mod of sec of x minus b plus sin a plus b as it is, and integral dx is x plus c. This is the final answer. Second question, integral of sin x minus a divided by cos x plus b। इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर x प्लस बी एडजस्ट करना है इस तरीके से। इंटीग्रल ऑफ, मैंने x प्लस बी ले लिया है यहाँ पर, फिर ये प्लस बी को बैलेंस करने के लिए मुझे देना है माइनस बी, और माइनस ए पहले से था। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एडजस्ट स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये टर्म को ऑर्गेनाइज करके लिखने वाला हूँ। तो साइन ऑफ x प्लस बी, I will take minus and common, you will get a plus b divided by d as it is cos of x plus b dx. Once again this is in the form of sin of a minus b. नेक्स्ट स्टेप में हम साइन a माइनस बी का एक्सपांशन यहाँ लगाने वाले हैं।
दिस इज द एक्सपांशन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इस फॉर्म में डिवाइड बाय डी एज इट इज. नाउ वी हैव टू स्प्लिट इनटू टू इंटीग्रल्स. स्प्लिटिंग द टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर. ऐसा करते वक्त ये कांस्टेंट टर्म को अलग करेंगे, साइन बाय कॉस टैन आएगा, दूसरे टर्म में कॉस बाय कॉस कैंसिल हो जाएगा. इस तरीके से अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं. दिस इज द एक्सपांशन. स्प्लिट करते वक्त कॉस ए प्लस बी कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया है और साइन बाय कॉस टैन को अंदर रखा है, माइनस यहाँ पर से कांस्टेंट टर्म साइन ए प्लस बी बाहर, इंटीग्रल के अंदर से कॉस एक्स प्लस बी अंदर. अब दोनों को इंटीग्रेट कर सकते इजीली. आउटसाइड टर्म विल बी एज इट इज, कॉस ए प्लस बी एज इट इज, इंटीग्रल टैन इज लॉग ऑफ mod of sec of x plus b minus sin a plus b as it is, integral cos is sin x plus b plus c. This is the final answer. That's all. Third question, integral cos x upon sin x minus a. इसमें भी जो x है इस पोजीशन में हमें x minus a बनाना है, मतलब एडजस्ट n in the form of d. तो इजीली ये हो सकता है. उल्टा जहाँ पर कोई टर्म सिंगल टर्म x है वो उसको एडजस्ट करना और ज़्यादा आसान होता है. सो वी कैन राइट हियर कॉस ऑफ x माइनस ए. अब मैंने माइनस से एक्स्ट्रा लिया है, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस ए देना पड़ेगा. इतना ही काम है और ये हम दो पार्ट करके कंसिडर करेंगे. डिनोमिनेटर एज इट इज. अब हमें कॉस ए प्लस बी का एक्सपांड करना है. कॉस ए प्लस बी जैसे एक्सपांशन करके मुझे ये टर्म लिखना है, ये स्टेप. दिस इज द एक्सपांशन. आई हैव यूज्ड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. अब आगे क्या है, वी हैव टू स्प्लिट इनटू टू. फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर, लाइक दिस. तो ये मैंने स्प्लिट किया है. देखिए फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर करते वक्त ये कॉस ए कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर रखा गया है. तो अंदर जो है कॉस बाय साइन कॉट एक्स माइनस ए. फिर ये माइनस, ये टर्म लिखने वक्त भी ये साइन ए कांस्टेंट टर्म को बाहर रखा गया, अंदर रहता है सिर्फ इंटीग्रल डी एक्स. बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है कि ये कॉस ए इसको बाहर क्यों रखा गया, साइन ए, यानी कि कॉस और साइन दिखा तो ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये स्टूडेंट को समझता नहीं है. तो मैं क्लियर बताता हूँ कि ए जो है ये प्योरली कांस्टेंट है, इसलिए ये पूरा फंक्शन भी कांस्टेंट हो गया. अगर ए के साथ कुछ और होता, ए माइनस एक्स या साइन ए प्लस एक्स, तो ये वेरिएबल होता और ये वेरिएबल एंगल होने से ये भी वेरिएबल होता, ये भी वेरिएबल होता. लेकिन ऐसा नहीं है, प्योरली ए है, प्योरली ए या बी भी रहेगा तो ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है. इतना ही नहीं, साइन ए माइनस बी, यहाँ पर भी कोई एक्स नहीं है, वेरिएबल फैक्टर नहीं है. तो एंगल अगर वेरिएबल फैक्टर में नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट में है, तो पूरा ये फंक्शन भी कांस्टेंट हो जाता है, यानी ये फैक्टर ही कांस्टेंट हो जाता है. तो इंटीग्रेट को करते वक्त हमेशा इंटीग्रेशन में ऐसे कांस्टेंट फैक्टर को हमेशा बाहर निकाला जाता है, जिसमें कुछ तो वेरिएबल है वो अंदर रख कर हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. इस स्टेप के आगे के स्टेप में ये कांस्टेंट बाहर एज इट इज़. इंटीग्रल कॉट तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस साइन ए एज इट इज़ इंटीग्रल डी एक्स इज एक्स. यही है लास्ट स्टेप. सिर्फ इसके आगे एक प्रिकॉशन आप ले सकते हैं कि साइन ए के बाद इंटू एक्स है, इसको एक्स को पहले लिख सकते हैं एक्स साइन ए, ताकि ऐसा ना लगे कि ए एक्स साइन के अंदर है क्या. ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया इस तरीके से तो भी वो सेफ हो जाता है. दैट्स ऑल. सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये टाइप C1 में मुझे इतना दिखाना था, ये 3 प्रॉब्लम के जरिए आपको एक्सप्लेन किया है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ. दीज आर द 3 असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन टाइप C1. तो अभी मैंने जो क्वेश्चन करके दिया एकदम उसी तरीके से करने का है. हर बार आप क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में ये एंगल जैसे एडजस्ट करेंगे. एक्स माइनस ए को एक्स माइनस बी बनाएंगे, एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए बनाएंगे. कैसे करना है आप ये 3 प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से ये तीनों को सॉल्व करेंगे, तो ये टाइप पक्का हो जाएगा. इसके बाद हम टाइप C2 में चलते हैं. उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, चलिए देखते हैं आगे. टाइप C2 में आप देख सकते हैं कि ये 2 टाइप के इंटीग्रल्स ही आते हैं. उसमें दिखने के लिए a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपन c sin x प्लस डी कॉस एक्स, एक तो ऐसा दिखेगा, नहीं तो इंटीग्रल a e टू द पावर x प्लस बी अपन c e टू द पावर x प्लस डी. शुरू में आपको लगेगा कि ये दोनों में तो कोई संबंध नहीं है.
संबंध तो दिखने में नहीं है, बट द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टू आर द सेम। दोनों को एक ही तरीके से, एक ही मेथड से सॉल्व किया जाता है। मैं थोड़ा सा आगे एलेबोरेट करता हूँ कि ये ए बी सी डी क्या है। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, लाइक 2 sin x माइनस 3 cos x अपॉन 4 sin x माइनस cos x। ऐसा कोई भी कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन रह सकता है, लेकिन अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा। सेम हियर 2 e to the power x प्लस 3 अपॉन 4 e to the power x माइनस 5, ऐसा कोई भी कुछ भी रह सकता है। तो देखने में ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहा, तो हर बार आपको करना ये है कि मेथड, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस इज एडजस्ट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये मेथड आपको याद रखना, ये स्टेप याद रखना। ये दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यही मेथड है शॉर्टकट। इस तरीके से आप करेंगे तो आगे इंटीग्रल सॉल्व होना ही है। तो ये कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो एक्चुअल प्रॉब्लम हम शुरुआत करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम मेथड, इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये और ये अरेंजमेंट एकदम सेम है, जहाँ की a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4, बाकी अरेंजमेंट बिल्कुल सेम। तो इसको हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर कौन है, ये है न्यूमरेटर। तो मुझे यही लाइन एज इट इज़ रिपीट करना है इस तरीके से। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट्स। इसके साथ लिंक करके ये स्टेप आप समझ लीजिए, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करना नहीं चलेगा। तो मैंने क्या लिखा, ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। आपने ये अगर स्टेप लर्न कर लिया तो ये स्टेप में जस्ट इसको देख देख के फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको करना है। तो ये स्टेप आ गया तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होने की गारंटी है। अब आगे के स्टेप से आपको डी डी एक्स ऑफ ये टर्म यहाँ लिखना है। दिस इज इक्वल टू a, ये मैं एज इट इज रिपीट करता हूँ। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, दिस इज 3 cos x और 4 डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। ये डेरिवेटिव हो गया है। तो ये स्टेप को मैं नंबरिंग करके रखूँगा, इसका आगे काम पड़ेगा, इसको आपको नंबरिंग करके रखना है। अब आगे आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड के कंप्लीट ब्रैकेट को ओपन करके साइन के टर्म्स को अलग करना है, कॉस के टर्म्स को अलग करना है, इस तरीके से। इस स्टेप के बाद मैंने कंप्लीट ब्रैकेट को एज इट इज़ ओपन किया है। 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस 3b cos x माइनस 4b sin x। कंप्लीट एक्सपांड करने के बाद मैंने साइन और साइन को अंडरलाइन किया है। तो ये दोनों में से 3a और 4b ये ब्रैकेट में रख के sin x कॉमन। सिमिलरली आपको cos x वाले टर्म से भी कांस्टेंट को कॉमन लेना है, कांस्टेंट को ब्रैकेट में लिखना है और cos x को कॉमन लेना है। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, जिसमें sin x के टर्म अलग और cos x टर्म अलग हो गया। इसलिए इस स्टेप में आपको लेफ्ट हैंड साइड भी रिपीट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने कॉपी कर दिया है। अब आपको क्या दिखता है कि ये साइन प्लस कॉस और ये भी साइन प्लस कॉस, बीच में है इक्वल साइन। इसका मतलब ये साइन के कोएफिशिएंट में जो है, ये साइन के कोएफिशिएंट में वही रहना चाहिए, कॉस और कॉस के कोएफिशिएंट में भी वही रहना चाहिए। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ द साइड्स। तो अब हम दोनों साइड्स के यानी कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने वाले हैं और कंपेयर करके दो इक्वेशन पाएंगे इस तरीके से। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ द साइड्स वी गेट, ये sin x के साथ में जो है और ये sin x के साथ में जो 1 है, ये कंपेयर किया तो वी गेट 3a माइनस 4b इक्वल टू 1। cos x के साथ 4a प्लस 3b है, cos x के साथ 2 है, दैट मीन्स 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। आई हैव नंबर्ड एज 2 and 3। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपने 10th क्लास में सीखा है। तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करना है। मैं वो सोल्यूशन यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, बिकॉज ये उस सोल्यूशन को कोई वेटेज नहीं होता। तो आपको वो जो सोल्यूशन है साइमल्टेनियस सोल्यूशन एज ए रफ वर्क करना है। तो रफ में करके डायरेक्टली a और b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कहीं प्रोड्यूस करना है, उसमें मार्क हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके a और b की वैल्यू लिखता हूँ। I have solved these two equations simultaneously and obtained
वैल्यू a एज 11/25 एंड b एज 2/25। आप कहीं पर भी रफ में करके देख सकते हैं, यही वैल्यू आएगा। अब ये a और b अननोन वैल्यू आने के बाद आपको नंबर 1 में वापस जाना है। ये जो नंबर 1 वाला इक्वेशन है, इसमें आपको a और b की वैल्यू डाल देना है और यही a और b नॉन वैल्यू के साथ आपको इंटीग्रेशन में वापस जाना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिपीट करता हूँ, ये नॉन वैल्यू a और b के साथ। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें मैंने a की वैल्यू डाल दिया 11/25, b की वैल्यू डाल दिया 2/25, तो ये आपको रिलेशन मिलेगा। अब इसका यूज़ क्या है, ये हमने न्यूमरेटर के बदले में लिखा है राइट हैंड साइड, मतलब ये इंटीग्रल में अब ये जो न्यूमरेटर है इसके बदले में हमें राइट हैंड साइड लिखना है और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ऐसा इसलिए इतने छोटे से के बदले में इतना बड़ा क्यों लाया, क्योंकि इसके बदले में वो आएगा तो हमारा इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो सकता है, ये श्योर है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये इंटीग्रल को मैं कॉपी करूंगा, लेकिन ये राउंडेड पार्ट जो है इसके बदले में मैं लिखने वाला हूँ राइट हैंड साइड। आई हैव रिपीटेड द ओल्ड इंटीग्रल रिप्लेसिंग द न्यू न्यूमरेटर बाय द न्यू न्यूमरेटर। अब हमें ये टर्म को सेपरेट करना है, तो ये फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर प्लस सेकंड टर्म बाय डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या दिखेगा, आप देख लीजिए कि ये ब्रैकेट और ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कैंसिल करके हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखेंगे तो क्या मिलेगा, दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, सिर्फ आपको मिलता है 11/25 प्लस दूसरे में 2/25 3 cos x minus 4 sin x divided by denominator as it is 3 sin x plus 4 cos x। फर्स्ट टर्म में से ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। नाउ वी विल स्प्लिट इनटू 2 more integrals as 11/25 आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इसमें से हम 2/25 बाहर कर सकते हैं बीइंग कांस्टेंट और बाकी टर्म्स एज इट इज। ओके, ये लिखने के बाद अब ये तो इंटीग्रल बहुत ही आसान है, ऑब्वियस है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये बहुत ही आसान इंटीग्रल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो कोरोलरी बताया गया था वो कोरोलरी में फिट हो गया है। यू सी डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x इज 3 cos x, डेरिवेटिव ऑफ 4 cos x इज -4 sin x, एकदम रेडी है। सो दिस इज fx एंड दिस इज f'(x)। आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में भी। तो ये fx और f'(x) होने के कारण आंसर क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर। दिस विल बी 11/25 इंटीग्रल dx is x plus 2/25, answer of this is log of mod of denominator। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल। देखने में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन काफ़ी लेंदी दिखता है, लेकिन लेंदी होने का मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपको ये स्टेप पता हो कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपको आता है तो ऑटोमेटिकली ये एक के बाद एक स्टेप जो है सिक्वेंशियली आता रहेगा। आप a b फाइंड कर पाएंगे, न्यूमरेटर को रिप्लेस करेंगे तो इतना आसान इंटीग्रल में हमेशा कन्वर्ट हो जाता है। तो यही खासियत है इस टॉपिक की, और बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए 3 या 4 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू कैन नॉट स्किप दिस टाइप, सो प्लीज़ डू इट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो भी इसी पर बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने और के बाद जो टाइप लिखा था एक्सपोनेंशियल में उसी के जैसा है, टर्म को सिर्फ इधर उधर किया है। मैंने वहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म पहले लिखा था, उन्होंने बाद में लिया है, पर ले दे के वही बात है। तो मेथड वही रहेगा कि एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरीके से मुझे एक्सप्रेस करना है इसको सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज हाउ आई कैन राइट द नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर। आगे मुझे इसका सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है। सो दिस इज इक्वल टू a, ये सब एज इट इज़। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन 4 की डेरिवेटिव 0 है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा 3e⁻x एज इट इज़। इसको मैं नंबरिंग करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे वापस आना है a और b के वैल्यू फाइंड होने के बाद।
अब आगे मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जैसा अरेंजमेंट है ये टर्म को रीअरेंज करके वैसा ही मुझे लिखना है। मतलब यहाँ पर सिर्फ e⁻x के टर्म्स पहले, उसके बाद वो टर्म्स जिसमें e⁻x नहीं है। आई हैव ओपन द ब्रैकेट हियर 3a e⁻x प्लस 4a प्लस 3b e⁻x। फिर मैंने ये दोनों टर्म में से e⁻x कॉमन लिया है और टर्म को ऐसे लिखा है जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को भी रिपीट किया है। नाउ आई विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द साइड्स and I will find out two equations, two simultaneous relations here. Comparing coefficients of both the sides we get 3a plus 4b is equal to 12। ये रिलेशन आया तो ये 3 से डिविजिबल है तो a प्लस बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको मैंने नंबर 2 किया है। फिर दूसरा जो कोफिशिएंट है यानी कि 4a इक्वल टू 20 किया मैंने, तो यहाँ से तो ऑटोमेटिकली a की वैल्यू आ चुका है। 4a इज 20 मीन्स a इक्वल टू 5। अब आसानी से a की वैल्यू आने से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम a की वैल्यू 2 में डाल देंगे तो b की वैल्यू आ जाएंगे। a की वैल्यू इक्वेशन में 2 में डाला तो 5 प्लस b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू 4 माइनस 5 मीन्स -1। a और दोनों वैल्यू आने के बाद अब मैंने इक्वेशन 1 में ये नॉन वैल्यूज़ a और b डाल दिया है और इक्वेशन 1 को लेफ्ट राइट दोनों रिपीट किया है। तो ये लाइन मिलेगा मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5 इंटू दिस ब्रैकेट -3 मतलब इस बार भी हमें ये जो न्यूमरेटर है इसके बदले में हमने नया न्यूमरेटर ढूंढ के निकाला है और इसके साथ हमारा इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रल से शुरुआत करेंगे और न्यूमरेटर को इस नए न्यूमरेटर से रिप्लेस करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। दिस इज द इंटीग्रल नाउ विद द न्यू न्यूमरेटर, ये a और b की वैल्यू के साथ। नाउ वी हैव टू सेपरेट इनटू टू इंटीग्रल्स, टू टर्म्स फर्स्ट। तो ये फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर करते वक्त देखेंगे कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल होता है तो लेफ्ट ओनली 5 माइनस सेकेंड टर्म 3e⁻x अपॉन डिनोमिनेटर 3e⁻x प्लस 4 एज इट इज। आफ्टर दैट वी विल गेट टू इंटीग्रल्स, दो अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे। तो 5 आउटसाइड इंटीग्रल dx, यहाँ पर से कांस्टेंट हम बाहर नहीं करेंगे, क्यों आपको बाद में पता चलेगा। 3e⁻x डिवाइडेड बाय 3e⁻x प्लस 4 dx। नाउ सी दिस इज इजीली इंटीग्रेबल। और यहाँ पर फिर से एक बार आप कॉरोलरी देख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पर रेडी है। 3e⁻x की डेरिवेटिव 3e⁻x, 4 की डेरिवेटिव 0। दैट मीन्स दिस इज योर fx एंड दिस इज योर f'(x). तो कॉरोलरी इज रेडी। फाइनल आंसर इज 5x माइनस log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर 3e⁻x प्लस 4 प्लस c इज़ द फाइनल आंसर। हर बार यही मेथड फॉलो करने से ऐसा लाइन आता है जो कि इजीली इंटीग्रेबल है। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसके ऊपर, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। इसके ऊपर आपको असाइनमेंट देंगे। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पावर में इस बार 2x है, e⁻2x, फिर भी अरेंजमेंट वैसा ही होने से उसी मेथड से हमें करना है। तो मैंने लिखा है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर। आगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके लेफ्ट हैंड साइड जैसा अरेंजमेंट करेंगे इस तरीके से। आई हैव ओपन द ब्रैकेट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड द टर्म टेकिंग e⁻2x कॉमन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसा दिखता है। अभी मुझे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स वी गेट 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3। ये सेकंड इक्वेशन, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन किया था। और दूसरा -5a इज इक्वल टू 5, इसको कंपेयर करके मिलेगा a की वैल्यू -1। अब ये जो a की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट 4 इंटू -1 प्लस 8b इक्वल टू 3। सो 8b इक्वल टू 3 माइनस -4 प्लस 4 इक्वल टू 7, b इज 7/8। ऐसे a और b की वैल्यू आने के बाद फिर ये लाइन को हमें रिपीट करना है, इक्वेशन 1 को रिपीट करना है। सो 1 गिव्स ये लेफ्ट हैंड साइड और ये a की वैल्यू -1 इंटू ये क्वांटिटी एज इट इज़ प्लस b की वैल्यू 7/8 इंटू 8e⁻2x। यहाँ पर 8 कैंसिल होता है लेकिन नहीं करने का है, जैसा है वैसे रहने देने का है, क्योंकि इंटीग्रेशन में उसी रूप में हमें फेवरेबल है। नाउ आई विल रिपीट द इंटीग्रल विद द न्यू न्यूमरेटर। पुराना जो न्यूमरेटर है वो नहीं लिखने का है। सो आई विल राइट इंटीग्रल ऑफ
ये जो है इसके बदले में मैं नया वाला लिखूंगा, ये वाला। सो दिस विल गिव माइनस, आफ्टर दिस स्टेप आई विल सेपरेट आउट द टर्म्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट -1 प्लस 7/8 इंटू 8e⁻²x डिवाइडेड बाय 4e⁻²x minus 5 and dx. सेपरेट इंटू टू इंटीग्रल्स, इंटीग्रल माइनस साइन आउट, इंटीग्रल dx, और दूसरा 7/8 आउट, इंटीग्रल ऑफ 8e⁻²x डिवाइडेड बाय 4e⁻²x minus 5 dx. लास्टली आप देख सकते हैं ये तो ऑब्वियस इंटीग्रल है, यहाँ पर भी इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, 4 इंटू 2e⁻²x और -5 की डेरिवेटिव 0, तो ये आपका f(x) है और यहाँ पर f'(x) रेडी है। एज ए रिजल्ट कॉरोलरी अप्लाई हो गया, तो आंसर विल बी -x प्लस 7/8 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 4e⁻²x minus 5 प्लस c एज द फाइनल आंसर। तो ये सॉल्व प्रॉब्लम इसके लिए ख़त्म होता है। इसके साथ आपके लिए अभी 3 क्वेश्चंस, 2 या 3 असाइनमेंट देता हूँ, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। दीज आर द 3 सिमिलर क्वेश्चंस फॉर यू एज ए होमवर्क असाइनमेंट्स। तो 1 2 3 दोनों में, तीनों में एक जैसे ही आपको सॉल्व करना है। मेथड आपको भूलना नहीं है। एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसी मेथड से ही करना है। और ये प्रेजेंटेशन जो है ये भूलना नहीं है, हमेशा दिखने में ऐसे दिखे तो इसी मेथड से ही करना है। इसके साथ ही लेक्चर 10 टाइप C2 ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा की तरह फार्मूले लर्न करते रहिए। प्रैक्टिस के साथ ही आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे टाइप C3 में, जिसमें मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो छूट गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा मेरे लेक्चर 11 में, उसको ज़रूर देखना है। और ये बीच में अगर कोई लेक्चर देख रहे हैं तो उनको लेक्चर 1 से देखना चाहिए। मेरे इंटीग्रेशन लेक्चर 1 से इस 10 लेक्चर तक पोस्ट किए गए हैं, आगे और भी पोस्टिंग जारी है। तो कोई भी टॉपिक आप देखेंगे तो लेक्चर 1 से देखिएगा, वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।